Okay, so a very good morning to all of you, and today we'll start with shell and tube heat exchanger. पिछले हफ्ते में we discussed about double pipe heat exchangers. We did a full-fledged problem on designing and understanding various aspects of double pipe heat exchanger, and then we also saw some gate questions, previous year gate questions, and now today we'll start with shell and tube heat exchanger. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में कि उसमें फुट एरिया बहुत ज़्यादा लग रहा था. सो वी हैड अ पाइप एंड उसके ऊपर एक और पाइप. सो द फुट एरिया मीन्स द ग्राउंड एरिया रिक्वायरमेंट्स आर हाई. ऑल्सो ये डिज़ाइन कॉम्पैक्ट नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्ट करने की. सो व्हाट इंजीनियर्स थॉट इज क्यों ना इस इतने बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम आसान कर दें और मतलब कॉम्पैक्ट कर दें. सो हाउ व्हाट दे डिड इज दिस इट विल पैक number of tubes in a bundle and put them in a vessel माने कोई shell. So they started packing them inside a big tube. So this particular big shell or vessel is called as the shell, and then there will be tubes inside. So hence the name shell and tube heat exchanger. So there will be a shell and there will be a number of tubes in it. So this is a typical diagram of a shell and tube heat exchanger. So it will consist of bundle of tubes which are enclosed in a cylindrical shell, and these now अब इनको एक shell के अंदर तो डाल दिया. Now you need to hold them somewhere properly. So there will be some tube sheet over here. This part over here is the tube sheet which is holding those bundles in a specific arrangement. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक साथ एक के ऊपर एक चिपक गए. You see they are quite well placed, like this is tube 1, tube 2, tube 3, tube 4. वो एक spacing के साथ ये है. So इससे क्या होगा, उनके बीच में शेल साइड का फ्लूइड आराम से फ्लो होता रहेगा. ओके, नाउ ये तो हो गया ट्यूब का. ट्यूब में तो आपको पता है टर्बुलेंस बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा एंड ऑल. बट नाउ इफ यू थिंक शेल्स डायमीटर ओवर हियर इज वेरी बिग. अब इसमें से फ्लूइड कैसे फ्लो होगा, इसमें भी तो टर्बुलेंस क्रिएट करना होगा. हाउ टू एनहांस दैट? सो वील यूज बैफल्स. सो बैफल्स से क्या होगा, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दैट. सो देन यूज बैफल्स. तो देखो, सबसे पहले ये ट्यूब का फ्लूइड आया यहाँ से एंड यहाँ पे शीट लगी हुई है जिसमें सिर्फ ट्यूब्स के ओपनिंग ही खुलते हैं. तो दिस फ्लूइड एंटर्स द ट्यूब्स एंड देन इट सिंपली एग्जिट्स फ्रॉम दिस साइड. इधर भी एक ट्यूब शीट लगी हुई है. यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा. देन ये वाइट है, वाइट कलर जो है दैट इज टॉक योर शेल साइड स्पेसिंग. तो यहाँ से शेल साइड फ्लूइड आ रहा है यहाँ से, एंड देन वो अब शेल में वी कैन सिंपली थिंक इट ऑफ लाइक दिस. इतना बड़ा डायमीटर होगा, वो ट्यूब से तो बहुत ज़्यादा डायमीटर होगा. तो फिर टर्बुलेंस कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से आके सीधे तो हम लोग बैफल्स डालेंगे ये ऐसे. तो इनका काम क्या है, ऑब्स्टेकल से ही. और यहाँ से हम फ्लूइड डाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से फिर वो ऊपर उठने लगेगा. फिर जैसे ही वो फ्लैट होने लग रहा है तुरंत इधर से एक और बैफल डाल दो कि नहीं भाई तुम्हें नीचे जाना है. फिर ऊपर, फिर वो यहाँ से ऊपर उठ के इधर, फिर एक और बैफल. तो इस तरह से हम बैफल से टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे. सो ऑल्सो बैफल्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि तुम सोच सकते हो दिस ट्यूब्स विल बी वेरी लॉन्ग. सो ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्स लगे हुए हैं तो इतनी स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी ट्यूब्स को.
इसमें फ्लूइड जा रहा है, बाहर से भी फ्लूइड का प्रेशर है, हो सकता है ये बेंड होने लग जाए कुछ, तो बैफल से क्या हो जाएगा, उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा, तो वो सपोर्ट भी दे रहा है एंड एट द सेम टाइम वो शेल साइड के फ्लूइड को एक डायरेक्शन भी दे रहा है। ये दो काम होते हैं। तो ये हुआ बैफल। उसके बाद में एक हेडर लगेगा इनको क्लोज करने के लिए। सो फ्रंट एंड के लिए ये फ्रंट एंड हेडर, रियर एंड के लिए रियर एंड हेडर। तो ये हो गया एक बेसिक कंस्ट्रक्शन। एक और डायग्राम मैं अभी दिखा देता हूँ जो हम लोग आगे बहुत बार यूज़ करने वाले। इसमें और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाए हैं फ्लो के, इसमें क्यों लाए, कैसे लाए, क्या हो रहा है, इसमें विल बी डिस्कसिंग दिस इन द कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर वेरी सुन। ऑल राइट, अब ये तो समझ गया ये इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर तो काफ़ी सिंपल सा था, ये एक पाइप उसके ऊपर एक और पाइप। इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन लाया क्यों, इसमें क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं हमें? सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ओवर अदर हीट एक्सचेंजर्स आर कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। सो in a small volume it is giving you a large surface area for heat transfer. Hence you can have more heat exchange hx, I mean more q in smaller volumes as compared to other type of heat exchangers. Then the mechanical layout is very good. वहाँ पे भी अगर आप देखोगे simple double pipe में after a particular length you will be needing supports. दैट स्ट्रक्चर माइट नॉट बी स्टेबल। एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप डाला है, उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ बेंड हो गया, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो वॉट। सो दिस शेप इज़ क्वाइट स्टर्डी क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सपोर्ट्स आएंगे, ये होगा। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर हाई फ्लो रेट्स इन इंडस्ट्रीज, हाई वेलोसिटीज मीन्स हाई प्रेशर्स, सो फॉर सच ऑपरेशंस you need a good mechanical stability. So this particular heat exchanger, shell and tube heat exchanger, offers a very good stability. So it's a good mechanical layout. Hence we can have operate on higher pressures, meaning we can have higher flow rates also. Its techniques are well established. ASTM and various norms are being set for it. So it's very standardized. There is a very standardized approach in it. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड एडवांटेज क्योंकि इसका यूज़ बहुत एक्सटेंसिव है, तो उसके काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, तो डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बाकी लोगों के इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स अभी तक बने नहीं है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। डबल पाइप में अगेन यू कांट यूज़ हाईली डेंस मेटल्स फॉर हैविंग योर ट्यूब मटेरियल, क्योंकि then the self weight of the pipe will be very high, and then ये ऐसा तुम्हारा लंबा पाइप है, let's say you calculated everything last time in the problem, length was coming out to be 18 to 20 meters. Just imagine 18 to 20 meters long pipe and ऐसे ही खड़ा है, तो तुम्हें कितने सारे सपोर्ट्स लगेंगे। अगर सपोर्ट दोगे भी तो बाहर के पाइप को दोगे, अंदर के पाइप को कैसे दोगे, वो अगर बेंड होने लग गया तो अपने वेट से। सो यू कांट थिंक ऑफ हैविंग वेरी लॉन्ग हीट एक्सचेंजेस। देन व्हाट विल डू, छोटे छोटे करते हो तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का उधर बहुत बड़ा लिमिटेशन आ जाता है, जबकि इधर वो लिमिटेशन नहीं है। मतलब इसमें वो लिमिटेशन कम है। देन जस्ट थिंक हाउ विल यू क्लीन डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। अंदर वाला पाइप तो सील पैक हो चुका है बाहर वाले पाइप के साथ, सो हाउ विल, तो क्लीनिंग नहीं हो पाएगा। इसमें क्लीनिंग करना ईजी है। कैसे, आप यहाँ से खोल दो शेल को, ये ढक्कन, इधर वाला जो ढक्कन है वो बाहर निकल आ जाता है। यहाँ से भी आप सिमिलरली इधर वाले पार्ट को निकाल सकते हो। फिर ट्यूब प्लेट आती है, आप उसको हटाओ। इट्स जस्ट लाइक ओपनिंग एन इंजन। सो ठीक है, स्क्रूज एंड इससे आप सारे पार्ट्स को खोल सकते हो, क्योंकि इसका सीलिंग काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। जबकि डबल पाइप में क्या है, एक ही तो पॉइंट है, ये अंदर का पाइप होता है और बाहर का पाइप कुछ इस तरह से उसके ऊपर क्लैड कर देते हैं, तो यू नो यहाँ पे सीलिंग का फिर प्रॉब्लम आया, तो इट्स नॉट वेरी convenient to do. So cleaning is very easy over here, and again the design procedures are very established over here. So this was all about advantages and some basic construction of our
शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स. सो उसके लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ने और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ने अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ने अमेरिकन ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, तो TEME, ट्यूब एक्सचेंजर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ये TEMA एक एसोसिएशन है जिन्होंने स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जिस जो प्रोटोकॉल से आप लोग इंडस्ट्री में डिज़ाइन करोगे. वैसे ही ब्रिटिश ने भी अपने स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं. सो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स आर BS आई थिंक 3274. So well established standards are there for it. All right. So now we'll start with एक one part of this tube exchanger. So सबसे पहले we'll start with tube, कि ट्यूब से हमें क्या क्या पता चल रहा है, what are the conditions on tube. All right. So the tube diameter can vary from 5/8 of inch to a 2 inch. आप इस इनमें से डायमीटर्स में आप वेरी कर सकते हो. ये स्टैंडर्ड ट्यूब्स अवेलेबल होते हैं इंडस्ट्री ग्रेड के लिए. सो mm में बात करें तो समवेयर फ्रॉम 16 mm to 50 mm. एंड नाउ विद डायमीटर वी नीड टू कंसिडर, अगर डायमीटर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा. वुड एनीवन लाइक टू टेक अ गेस व्हाट विल हैपन इफ वी चेंज द डायमीटर. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. वेलोसिटी, मतलब एरिया एंड देन वेलोसिटी. वेलोसिटी इंक्रीज होगी. वेरी गुड. वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, h इंक्रीज हो जाएगा. हमने पिछले वाले प्रॉब्लम्स में देखा था, राइट. यस. h बढ़ा तो u बढ़ा, तो आपका हीट एक्सचेंजर का ड्यूटी बढ़ जाएगा. ऑफ कोर्स हम जब पाइप का डायमीटर, ट्यूब का डायमीटर छोटा करेंगे तो हमको नंबर ऑफ ट्यूब्स ज़्यादा लगेंगे, राइट. सो वी कैन से फॉर स्मॉलर डायमीटर्स we'll get more I mean what I can say, for we'll get more HX duty, right. Compact and yeah, and then it will be cheap also, क्योंकि जितना बड़ा पाइप उसका थिकनेस भी उतना ही ज़्यादा लगेगा. विल बी सीइंग दिस. ओके, नाउ सेकंड इज फाउलिंग. सो व्हाट टू डू इन केस ऑफ फाउलिंग. फाउलिंग एंड इसका क्या रिलेशन आपको लग रहा है. सबसे पहले ये बताओ, फाउलिंग मतलब पता है आप लोगों को फाउलिंग और कोरोजन के बीच में का डिफरेंस. ओके, मैं बताता हूँ. देखो, कोरोजन मतलब वो मेटल को खाने लग जाएगा, उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने लग जाएगा. फाउलिंग में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वो बस डिपोजिशन करते जाता है उसके ऊपर. जैसे स्केल्स फॉर्मेशन होता है हार्ड वाटर का मेटल के ऊपर, वैसे वो सिर्फ एक लेयर बना देगा, थर बना देगा उसके ऊपर अपना. तो दिस इज़ फाउलिंग. एंड फाउलिंग कैन बी क्लीन्ड मैकेनिकली और केमिकली. तो आप कोई सॉल्वेंट्स डाल के उसको हटाओ, या मैकेनिकली आप कोई ब्रश से स्क्रब करके निकालो, राइट. एंड इन इंडस्ट्री सम मटेरियल्स कैन बी फाउलिंग. दे हैव सम सेडिमेंट्स और some particles in it, suspended particles in it, and given the flow conditions वो उसमें सेटल होने लग जाएंगे मेटल के अक्रॉस, और अपना एक लेयर बना देंगे उसके ऊपर. देन वो लेयर को हटाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि हमें कैपेसिटी फिर से हमारी मतलब एफिशिएंसी वापस आ जाए. सो यू सी ओवर हियर, हम लोग को अगर क्लीन करना तो हम इसको खोल बोल देंगे, सब सही है. बट अब ये बताओ कि बहुत से छोटे छोटे पाइप्स अगर हमने इसमें डाल दिए, इस पर्टिकुलर इसमें, जैसे ये इधर वाले एग्जांपल में बहुत छोटे छोटे पाइप्स है, कैन क्लीनिंग बी इजी? नो, इट विल बी डिफिकल्ट. बट नंबर ऑफ पाइप्स आर कम ओवर हियर. बड़े बड़े पाइप से क्लीनिंग विल बी इजी. यस, क्लीनिंग विल बी इजी. सो जब फाउलिंग लिक्विड्स यूज कर रहे हो, सॉरी, so when you are using fouling liquids, right, you should always go for large diameters. भले आप उसको ट्यूब के अंदर डाल रहे हो,
but use bigger diameters, so that cleaning becomes easy. All right. अब आते हैं थिकनेस, राइट. सो ट्यूब में क्या क्या आता है, डायमीटर कितना लगेगा ट्यूब का, थिकनेस कितना लगेगा, लेंथ कितना. नाउ सेकंड इज थिकनेस. सो थिकनेस कैन हैज़ टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स. अब आप लोगों ने पाइप डिज़ाइनिंग किया होगा हल्का सा आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में. सो जितना ज़्यादा वो फ्लो रेट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. अगेन देन शेल साइड इज ऑल्सो हैविंग सम pressure, so that metal should sustain that pressure so that the pipe is not deformed or damaged. So based on the pressures, the gauge or the tube thickness has to be decided. So it is based on your pressures inside and outside, inside and shell side. All right. And then thickness has to do with corrosion also. Fouling capacity का corrosion से कोई लेना, fouling capacity का thickness से कोई लेना देना नहीं है. वो सिर्फ एक ऊपर बैठा हुआ लेयर है. लाइक ये आपका मेटल था एंड इसके ऊपर इसने बहुत अच्छे से अपने एक लेयर बना लिया. आपने एक ब्रश लिया एंड इसको पूरा स्क्रैप आउट कर दिया. ठीक है. सो इट्स एज सिंपल. एंड कोरोजन में इधर मेटल था एंड नाउ इट हैड स्टार्टेड ईटिंग आउट दैट मेटल बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड और सम अदर सॉल्ट. सो इट हैज़ नाउ स्टार्टेड ईटिंग आउट इट. सो थिक उससे आपका ट्यूब का थिकनेस चेंज होने वाला है. सो यू हैव टू एकोमोडेट दैट इन थिकनेस. तो अगर कोरोजन हो रहा है उसका कुछ रेट है लाइक 1 माइक्रोमीटर पर ईयर, तो आपकी क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी और इसके हिसाब से आपको कम से कम 4 या 5 mm का एक्स्ट्रा थिकनेस उसको देना होगा. समथिंग लाइक दैट, जस्ट रैंडम नंबर्स. सो corrosion has to be taken into consideration while deciding the thickness. All right. What is the third thing in the tube? It's the length. कितना ज़्यादा लेंथ चाहिए. Again जितना so preferred lengths are like 6 feet, 8 feet, मतलब 6, 8, all in multiples of 2 up to 24 feet, मतलब around 7 meters तक. ठीक है. So अब लेंथ से हमें क्या होगा, जितना हम लंबा लेंगे. सो अवर एरिया वॉज समवेयर लाइक पाई डी एल, राइट, इन डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. सो इफ वी आर इंक्रीजिंग एल फॉर अ गिवन एरिया, what we are reducing is D. So longer the pipes, ठीक है, the smaller will be the shell diameter required. क्योंकि हर एक पाइप का फिर डायमीटर हम कम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, या फिर नंबर ऑफ पाइप्स कम कर देंगे. सो इफेक्टिवली इट विल रिड्यूस द शेल डायमीटर. सो लेंथ ज़्यादा, सो वी कैन देन थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द शेल डायमीटर. हम उसको कम कर सकते हैं फॉर गिवन ए. अगेन फॉर ए गिवन ए वी आर डिस्कसिंग इट. And since the shell diameter is getting decreased, so overall material required, क्योंकि shell का thickness बहुत बड़ा होता है, diameter बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा cost कम होने लग जाता है. तो that implies low costs. कौन सा cost? Cost of manufacturing. But this will now increase the pressure of the shell. क्यों? क्योंकि shell का diameter छोटा हो रहा है, तो शेल साइड का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा. तो ये सब डिज़ाइन कंसिडरेशन है जो आपको समझने चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू लिंक इट. ठीक है. सो हम लोग अंधाधुंध तो लेंथ नहीं बढ़ा सकते, राइट. सो देयर शुड बी एन ऑप्टिमम पॉइंट, क्योंकि फिर प्रेशर बढ़ेगा तो थिकनेस बढ़ने लगेगा, फिर और प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे. तो उससे अच्छा है कि हम एक ऑप्टिमम लेंथ. सो समवेयर अराउंड 5 to 10 feet इज द ऑप्टिमम लेंथ. इज दिस क्लियर गाइस? Yes, no? Yes, sir. Okay, great. Next is tube arrangement. देखो अब ये ट्यूब्स कैसे हम लोग होल्ड कर रहे हैं अब एक्सचेंजर में. यहाँ पे एक अरेंजमेंट इधर दिखाई गई है, नीचे वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में कुछ अरेंजमेंट है. हाउ टू होल्ड देम, ये तो एक ऐसे
सिलेंडर को मैंने अक्रॉस द लेंथ काट दिया है और बीच से एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, बट हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन में काटेंगे उस सर्कल में इधर वाले फेस में, तो वो ट्यूब की अरेंजमेंट कैसे होगी, हाउ हाउ व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, एंड किस ज्योमेट्री से क्या एडवांटेजेस होंगे, लेट्स सी. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली थ्री मोस्ट कॉमनली यूज डिज़ाइंस आर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, जहाँ पे सारे ट्यूब्स को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में डालेंगे. सो इसके आगे वो ऐसे कंटिन्यू होगा. सो कुछ इस तरह से पैटर्न बनते रहेगा उसका, और ये ऐसे बड़े ऐसे डायमीटर में, राइट. ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. स्क्वायर में वेरी सिंपल, आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रख के, इधर का और इधर का डिस्टेंस सेम रख के आप उस शीट में होल्स मार दो और ट्यूब्स को अरेंज कर दो. रोटेटेड इसमें आप उसको इट्स समथिंग लाइक अ रोम्बस काइंड ऑफ थिंग, जिससे आप ये कंटिन्यू कर सकते हो. अदर वन विल बी ओवर हियर, द नेक्स्ट पाइप विल बी ओवर हियर. तो ये तीन बहुत ही वाइडली यूज्ड ज्योमेट्रीज है. ऑल राइट. सो हर एक ज्योमेट्री का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है. सो अब तुम लोग मुझे बताओ इनमें से कौन सा ट्यूब अरेंजमेंट हमें ज़्यादा पैकिंग देगा. ज़्यादा पैकिंग माने इफ़ आई हैव अ शीट लाइक दिस, सॉरी, इफ़ आई हैव अ शीट लाइक दिस, so if I have a sheet like this, a circular sheet, right, and now I have to pack tubes in it. So which arrangement will give me maximum number of tubes? Say ट्यूब का डायमीटर फिक्स है d, स्मॉल d, इसका डायमीटर भी हमारे पास फिक्स है, इसका कैपिटल R रेडियस है या कैपिटल D डायमीटर है. तो किस में हम सबसे ज़्यादा ट्यूब्स इसमें बिठा पाएंगे? यस एनीवन, क्या लगता है कौन सा अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा पैकिंग देगा हमें? ओके, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही आसान तरीके से. ये हो गए 3 ट्यूब्स ट्रायंगल वाले, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं. ये डिस्टेंस भी हम सेम रख रहे हैं क्योंकि हमें पीटी पिच कहते हैं इसको, 2 ट्यूब के डिस्टेंस को पिच कहते हैं. ये भी हमने सेम रखा है. ऑल राइट. सो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/3 1/3 1/3 सिर्फ हाफ ट्यूब कवर हो रही है, सॉरी 1 कंप्लीट ट्यूब कवर हो रही है. ये समझ में आ रहा है? एक ट्रायंगल में सिर्फ 1 ट्यूब आ रही है, 1/3 1/3 1/3. अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है ये? Sir, can you please Yes, sir, explain yes. it again? मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ. ये अरेंजमेंट देखो, ठीक है. अब इस अरेंजमेंट को अब हमें निकालना है कि किस में सबसे ज़्यादा पैकिंग डेंसिटी मिल रही है हमें, लाइक अ गिवन एरिया में. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है. एंड देन इधर एक और ट्यूब होगी और वो एक और ट्रायंगल बनाएगी ऐसे, राइट. इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, हमें टोटल कितनी ट्यूब मिल रही है? यहाँ से 1/3 ट्यूब, यहाँ से 1/3 ट्यूब और यहाँ से 1/3 ट्यूब. सो टोटल हमें कितनी ट्यूब मिल रही है? 1. करेक्ट? हाँ. Yes, sir. एंड एक ट्यूब हमें कौन से यूनिट एरिया में मिल रही है? व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? √3/, 3/4 square. right. Correct. So we are getting 1 tube per this area. Okay. अब जो भी टोटल एरिया होगा, हम अब ये हो गई हमारी ट्यूब डेंसिटी, ये हो गई हमारी समथिंग लाइक ट्यूब डेंसिटी और लाइक नंबर ऑफ ट्यूब्स दैट यू कैन गेट पर यूनिट एरिया. ठीक है. Now I keep the same diameter of the tube, the same distance between 2 tubes, and now I am going for a square type of arrangement. So I make a small area like this,
ऑल राइट. अब यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4 एंड यहाँ से 1/4. टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स दैट आई एम गेटिंग इज 1. एंड व्हाट इज द एरिया of this particular thing? 1 by pt square. Again over here एरिया ये रोटेटेड स्क्वायर है, वही रहने वाला है, इसका डेंसिटी भी 1 बाय pt स्क्वायर ही रहने वाली है. अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, विच इज अ बिगर डेंसिटी? amongst the three For equilateral triangle. for triangular. So this is going to give you higher packing density of tubes, right? Clear? Yes, sir. Okay. So एक given area में अगर मैं अपना shell का diameter fix करता हूँ तो triangle will accommodate more number of tubes. So since it can accommodate more number of tubes, right? So it can have it will give higher surface area for the same diameter, and it can give higher heat transfer rates, right? But again since ज़्यादा ट्यूब्स है तो शेल साइड में वॉल्यूम कम हो जाएगा शेल के फ्लूइड को फ्लो होने के लिए, सो प्रेशर ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे. ओके. Yes, sir. ओके देन बट अब एक और प्रॉब्लम आता है इसमें. अब इसमें पैकिंग डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है. अब अगर मेरे को एक हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करना है जिसमें शेल फ्लूइड भी फाउलिंग है एंड ट्यूब साइड फ्लूइड भी फाउलिंग या फिर फाउलिंग फ्लूइड्स इन्वॉल्व है उसमें, तो मुझे क्या करना होगा? मैकेनिकल क्लीनिंग, पाइप को ब्रश से घिसना होगा या केमिकल में डिप करके उसके ऊपर जो भी फाउलिंग हुआ है उसको निकालना होगा. सो सिंस पैकिंग डेंसिटी इज़ हाई इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो सारे पाइप्स तक तो फ्लूइड पहुंचेगा नहीं या क्लीनिंग ईजी नहीं होगा. सो यू कांट यूज़ इट फॉर फाउलिंग फ्लूइड्स. वेयर एज स्क्वायर एंड रोटेटेड स्क्वायर कैन बी यूज फॉर फाउलिंग फ्लूइड्स. इनफैक्ट रोटेटेड स्क्वायर में तुम देखोगे तो जस्ट बाय रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर स्क्वायर हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया ला रहे हैं. अब देखो अगर मुझे ब्रश लगाना है, ठीक है, क्लीनिंग करने के लिए, तो इधर only this is the accessible area for me to clean, whereas here it is this big. So it becomes more easy to clean in the case of rotated square. So ये हो गया आपका. And why rotated square? I have written higher heat transfer areas because for the same PT you are getting more clearance. So basically here I can further reduce the PT, which is the pitch between the two tubes, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया मिल रहा है, and hence I can increase the number of tubes as compared to square. जबकि मैं स्क्वायर में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके बीच का एरिया इतना ज़्यादा नहीं मिलता है. एंड दैट विल गिव मी अगेन हायर हीट ट्रांसफर एरियाज बाय जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्यूब्स. इधर डेंसिटी ही ज़्यादा है, उधर ट्यूब्स हम लोग बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट ज्योमेट्री थिंग. आई होप इट्स क्लियर. नाउ विल कम टू ट्यूब साइड passes. Remember the second figure of the first slide and the first figure. Let me just go back there. Over here, यहाँ पे ट्यूब फ्लूइड एक ही डायरेक्शन से आता है एंड एक ही डायरेक्शन से जाता है. यहाँ से इन हो रहा था एंड यहाँ से आउट हो रहा है, राइट. सो इट्स अ सिंगल फ्लो. जबकि इस वाले केस में देखो ट्यूब फ्लूइड एक ही साइड से निकल रहा है और हीट एक्सचेंजर की एक ही साइड से आउट हो रहा है. सो इट्स कॉल्ड टू passes. सो वन पास इज लाइक फ्लो बैक एंड फोर्थ कितने बार हो रहा है, राइट. सो बैक एंड फोर्थ इधर हुआ है तो दैट शोज द नंबर ऑफ passes. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यू शेप ट्यूब्स करेंगे या फिर हम सेम ट्यूब्स रख के उनमें कुछ पार्टीशंस डालेंगे. सो विल बी सीइंग मोर ऑफ दिस in our discussion of tube passes right now.
एक सेकेंड। ऑल राइट, तो ये तो एक यू टाइप का मैंने हीट एक्सचेंजर दिया है। कैन एनीवन टेल मी इसमें कितने नंबर ऑफ पासेस है? यस, Sir, 7. 7 नहीं 2। कितने बार, एक ही बार फ्लो का डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, अच्छा हाँ yes sir, yes sir, 2 sorry. राइट? I thought हाँ, ओके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ my colour pen markings. This, all right. So this is 2 passes. So इंजीनियरिंग डिज़ाइन तो आप सभी लोगों ने किया हुआ ही है। तो इफ़ आई सी फ्रॉम दिस साइड, ओके, आई कैन सी इज दिस बोल्ड लाइन जो ऐसे डायमीटर को काट रही है, ये जो डायमीटर होगा उसको इस तरह से काट रही है। सो इट्स शोन ओवर हियर, राइट? एंड पीछे क्या होगा, वो डॉटेड होगा। तो यहाँ से हमने उसको कट कर दिया है, वहाँ तक जाएगा। फिर अब मान लो यहाँ पे यू टाइप ट्यूब्स नहीं होते, हम लोग बस ऐसे ही रखते। इसमें बहुत से ट्यूब्स लिखनी, सो वी हैव सम ट्यूब्स, तो माई लाइन्स आर द ट्यूब्स, ठीक है, वो हियर। सो वी हैव दिस गुड नंबर ऑफ ट्यूब्स पैक्ड, ठीक है। नाउ over here I make a partition and these are all enclosed in some arrangement, ठीक है, इधर भी। so what happens is मैं यहाँ से एक फ्लूइड को पास करवा सकता हूँ जो ऐसे जाएगा। now it is flowing from here, इधर वो इधर वाले जो एंड है इधर, it can mix anyway जैसे भी हमें चाहिए, and then now it has to flow in this direction कि उस पार्टीशन से हट के। तो इफ़ आई जस्ट क्रिएट अ पार्टीशन समथिंग ओवर हियर, अच्छा तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, ठीक है, आई कैन देन डिवाइड द फ्लो फ्रॉम द, क्योंकि यहाँ से एक सम से वो फ्लो जा रहा है ना अंदर, सो आई कैन डिवाइड इट। सो ये एक अरेंजमेंट हुआ। सेकेंड अरेंजमेंट, and this particular arrangement is used for 2 pass। जब हमें और passes बढ़ाने हैं, we want to go to 4 passes, ठीक है। so what I can do is मैं इधर वाले साइड, ये जो साइड है इधर की, I can have some more divisions over here। so यहाँ से flow by 2 होके जा रहा है, इधर again further 2 में divide हो रहा है। so it will be like यहाँ से by 2 हुआ and then there will be 2 passings over here। don't see some हम इधर ही काट देते, so there will be 2 cutouts over here। so let me use a good highlighter, something like this। तो ये particular इससे fluid अंदर आ रहा है, then from here it has to go back, फिर इधर से इधर। so now it has 4 passes। वही फिर इसको डायमीटर वाइज में अगर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से कट करोगे तो आपको इधर 6 पासेस आ जाएंगे। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड हैविंग, लाइक दिस इज द लॉजिक ऑफ हाउ टू इंक्रीज पासेस इन द सेम एक्सचेंजर बाय एडिंग सम प्लेट्स, ठीक है। सो बट ये करना क्यों, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ करनी क्यों है, राइट? कि so this is to increase the length of the flow path। अब तुमने एक हीट एक्सचेंजर देखा है डबल पाइप में, जिसमें ये सीधा सीधा चलेगा तो 25 मीटर चाहिए। अब सीधा सीधा 25 मीटर तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको पिन टाइप या इस तरह से उसको फोल्ड करते रहेंगे, राइट? सो सेम वे इधर भी हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए बट हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। देन हम डायमीटर्स को भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, डायमीटर से वेलोसिटी, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे पास बढ़ा देंगे। पास जैसे ही बढ़ेगा लेंथ बढ़ जाएगी। एज यू सी यहाँ से जैसे मैंने 1 पास से 2 पास किया फॉर द सेम एक्सचेंजर, जैसे मैंने 1 पास से 2 पास किया द लेंथ हैज़ गॉन 2 टाइम्स। जब मैं 4 पास करूँगा लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी, मैं 6 पास करूँगा लेंथ 6 टाइम्स हो जाएगी।
सो दिस इज अ वे टू इंक्रीज द लेंथ, जब हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है. इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके. शेल्स, देन अब हमने ट्यूब साइड के तो मैक्सिमम चीज़ें देख ली इस पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर में, कि ट्यूब कैसे होंगे, ट्यूब का अरेंजमेंट कैसे होगा वो ट्यूब शीट के ऊपर, ठीक है. फिर हमको अगर लेंथ बढ़ानी रही तो हम लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द पासेस. ओके फाइन. शेल के बारे में अगेन दोज टू स्टैंडर्ड्स, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स कौन सा था, 3274 एंड टेमा, उन लोगों ने कुछ ये दे रखे है कि दिस शुड बी द मैक्सिमम शेल डायमीटर, ये नॉमिनल होगा. एंड वेरी, it's basically theoretical and just database, so I'm not taking more discussion on it, क्योंकि द आइडिया इज ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स एंड लॉजिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि यार तुमने हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन तो किया है बट अब तुम्हारी लेंथ कम पड़ रही है या फिर अब एरिया कम पड़ रहा है, व्हाट विल यू डू. तुमको एरिया ही बढ़ाना है बट अगर तुम एरिया बढ़ाने के लिए डायमीटर छोटा करोगे तो प्रेशर वेलोसिटी बढ़ेगी, यू बढ़ेगा, बट उससे प्रेशर भी बढ़ रहा है तो पाइप का थिकनेस बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्या करेंगे उस टाइम पे, वो पूछेंगे. दे विल स्टार्ट पुटिंग कंडीशंस ऑन यू and try to restrict your options. Then you will have to use this option. Okay, let's increase the passes on the tube side. So then you will remember and we'll discuss क्या strategy होती है in the next class, but these are just the ideas that I have to give. अब ये तो हो गया ट्यूब साइड में. मैंने शेल का बता दिया कि it's just an equivalent thing, like it's just some theoretical part. अब शेल साइड में भी हम पासेस दे सकते हैं. शेल फ्लूइड को अगर तुम देखोगे, ओके, हम लोगों ने सिर्फ एक ही तरीके से देखा अभी तक कि एक साइड से आ रहा है और दूसरे साइड से जा रहा है. इसमें भी हम लोग टर्बुलेंस इंक्रीज करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं. सो ये तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब अगर मुझे इसमें भी लेंथ बढ़ानी है तो मैं इसमें भी पासेस ला सकता हूँ, एक बैक एंड फोर्थ बना सकता हूँ. यहाँ से जाएगा और घूम के यहाँ से वापस आएगा. इसमें कितने पासेस हो गए, 2 पास हो गए, राइट. मुझे और पासेस बढ़ाने हैं, मुझे स्प्लिट अरेंजमेंट्स में यूज़ कर सकता हूँ या फिर उसको कहते हैं डिवाइडेड फ्लो अरेंजमेंट्स. सो डिवाइडेड फ्लो में क्या होगा कि आई विल हैव 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स. और स्प्लिट फ्लो में क्या कर रहा हूँ मैं इधर से इस फ्लो को स्प्लिट करवा रहा हूँ, कुछ इस तरह से फ्लो होगा. ऑल दिस आर डन जस्ट टू इंश्योर कि टर्बुलेंस बढ़ाना है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा लाना है इन अदर इन मैथमेटिकल वर्ड्स, और हमें इफेक्टिव लेंस के साथ कुछ खेलना है या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये एक अलग अलग तरीके हैं. सो हम यहाँ से ऐसे डाल के इधर से भी दो आउटपुट से निकाल सकते हैं, राइट. सो ये सारी चीज़ें अलग अलग की जा सकती है. रिलेटेड, दीज आर रिलेटेड टू शेल साइड पासेस. ऑल राइट. अब इसके नॉमेनक्लेचर के ऊपर आते हैं. आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा. दे विल से यू समथिंग लाइक अ 1-2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. मतलब क्या? सो अ कॉमन मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग एन हीट एक्सचेंजर इज टू डेजिग्नेट द नंबर ऑफ शेल एंड ट्यूब पासेस. सो सबसे पहले शेल का पास बताते हैं एंड उसके बाद में ट्यूब पासेस बताते हैं. सो m इज द नंबर ऑफ शेल पास एंड n इज द नंबर ऑफ ट्यूब पास. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. टेल मी हाउ विल यू नेम दिस heat exchanger? Or what should be the name of this heat exchanger? Yes, Praneeth. Okay, Sai-Kiran. शेल पासेस कितने हैं इस हीट एक्सचेंजर में? Okay, just a second.
वन या सो देर आर शेल वन शेल पासेस. ट्यूब साइड पासेस कितने हैं? टू. करेक्ट. So the name of this heat exchanger will be one two heat exchanger, one two shell and tube heat exchanger, meaning that shell side में एक ही पास है, मतलब there is just one direction of flow, and tube side में the flow direction has been changed. What if I say one four heat exchanger? क्या होगा? It will be like shell side में एक ही पास होगा, tube side में it will be 1 2 3 and 4. So there will be 4 passes on the tube side, 1 pass on the shell side. What if I say it's a 2-2 type shell and tube heat exchanger? 2 passes on shell side, 2 passes on tube side. The other example, the other figure that we had seen, ये कौन सा टाइप है? Yes, सीधे सीधे नेम बताओ आप मुझे. What is the name of this heat exchanger? 1 1. Correct. This is a 1/1 heat exchanger, and this was 1/2. All right. So एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग, तो आपको वो ऐसे बताएंगे कि वी आर यूजिंग अ 1-1 हीट एक्सचेंजर और वी आर यूजिंग अ 1-2 हीट एक्सचेंजर. तो आपको वहाँ से समझ में आ जाना चाहिए 1-1 मतलब शेल साइड का पास 1 है, ट्यूब साइड का भी पास 1 है. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम देखते हैं बैफल्स से अपने डिज़ाइनिंग में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है. तो एज आई हैड ऑलरेडी सेड, एंड बैफल्स आर यूज्ड इन द शेल साइड to direct the shell side fluid stream across the tubes. At the same time, baffles increases the velocity, and since it is increasing the velocity, it will improve the rate of heat transfer, because velocity and h are directly proportional to each other. Now there are various ways in which we can have baffles, right? The most common one is shown over here. इसमें हम लोग क्या करते हैं, instead of having a full diameter, I cut it to an extent. So अब how to nomenclate it? So we say कि how much percentage of the area is cut. So let's say here this would have been the complete area, and now they have cut say 30%. So this is a 30% cut baffle. Alright, and the bigger the cut, okay, the lesser it will have an impact. But higher the cut, जितना ज़्यादा कट होगा, मतलब और ऊपर करते गया, इधर तक काटा मैंने अब, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट एट द सेम टाइम प्रेशर ड्रॉप बढ़ाएगा, वो विल रिक्वायर मोर पंपिंग for the same amount of fluid. So baffle cut increases Reynolds number at the cost of delta P. Is it clear, guys? Yes, sir. Okay, great. क्योंकि ये सब आपको पता MCQs में से पूछा जाता है कि ये बढ़ा है तो वो बढ़ेगा, उससे क्या होगा. ठीक है. या फिर इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि यार ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, तुमने ये किया है, एंड नाउ यू आर सीइंग ABCD फॉल्ट्स इन इट और प्रॉब्लम्स इन इट. हाउ व्हाट विल बी योर अप्रोच, व्हाट शुड आई इंक्रीज, व्हाट शुड आई डिक्रीज. तब आपको ये सारे पॉइंट्स याद आने चाहिए कि ओके, बैफल कट से हम लोग शेल साइड का रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हीट एक्सचेंजर की ड्यूटी बढ़ जाएगी. बट देन वी हैव टू चेक फॉर डेल्टा पी. अगर डेल्टा पी परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है एंड पंपिंग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, ओके, वी कैन गो अबाउट इट. इफ नॉट, देन विल थिंक ऑफ हैविंग सम अदर मेजर्स डन, राइट. क्योंकि दो कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें. एक तो इंस्ट्रूमेंट का बिल्डिंग कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, एंड देन सेकेंड इज द रनिंग कॉस्ट. तो देन कॉस्ट एनालिसिस ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर वाइल डिजाइनिंग अ हीट एक्सचेंजर. एंड आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही इसी एरिया में पूछे जाते हैं, नॉट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस दैट यू विल बी डूइंग. सो रफली 20 to 25% is the optimum cut. It should lie in this region. And ये हो गया एक टाइप का कट.
Now I can make some donut kind of arrangement, donut ki tarah. So instead of having cuts like this as shown over here, I can take out a circular region and have annulus and circular regions. Some baffles will be annulus, some baffles will be circular. तो वो बस इधर बीच में एक baffle होगा and इधर ऐसा होगा. Can you see those black lines that I am drawing? I hope so. And ऑलराइट, तो इस तरह से भी कर सकते हैं. देन सम से कि यार एनुलस और ये क्यों करना है, हम सीधे सीधे इसको ऐसे कट कर देते हैं, shown over here. So these are basically three different ways of having those cuts. Okay, so all three are used. इससे क्या होगा, टर्बुलेंस भी चेंज आएगा फ्लो हर एक से. एंड दैट्स इट. एज यू कैन सी इसमें, इस केस में, फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी कुछ इस तरह से चेंज हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा इधर, क्योंकि पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा है. इसमें पूरी तरह से ब्लॉकिंग नहीं हो रहा है इधर, सो देर वोंट बी ग्रेटर प्रेशर लॉस. इधर अगेन देर वी कैन सी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं इसमें भी. सो इसमें नंबर 1 सबसे ज़्यादा, इसमें नंबर 2 इसमें मिनिमम है. सो बेस्ड ऑन इट, based on the viscosity of the fluid, density of the fluid, the flow rates that are there, you have to decide, okay, which type of baffle we can use. So this was about our baffle. Okay, now we'll have seen about the construction and the various parts about मतलब कंस्ट्रक्शन के एक एक पार्ट से अपने हीट ट्रांसफर ड्यूटी पे क्या क्या होगा. नाउ विल सी समथिंग अबाउट डिज़ाइन कंसिडरेशंस. जस्ट अ सेकंड, आई विल बी जस्ट अ सेकंड. हेलो. ओके, या सो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के मतलब हीट एक्सचेंजर के कंस्ट्रक्शन में बैफल्स बढ़ाया, बैफल की स्पेसिंग बढ़ाई तो क्या हो रहा है, ठीक है, बैफल का कट क्या होता है, ये सब देखा. दिस आर ऑल रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीट एक्सचेंजर. अब डिज़ाइनिंग में और क्या क्या एस्पेक्ट्स आएंगे, फ्लूइड की विस्कोसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर ड्रॉप, इसका कैसे कंसिडरेशन लेना है डिज़ाइन में. विल नाउ सी दोज थिंग्स इन डिटेल. ऑलराइट, सबसे पहले फाउलिंग. सो हाउ डज फाउलिंग अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ये. सो हम क्या प्रेफर करेंगे कि जो भी मोर ओके जिसकी मोर टेंडेंसी, ठीक, मोर करो जिसकी मोर टेंडेंसी है फाउलिंग की, या फिर सेडिमेंट्स फॉर्म करने की, या ऐसे कोई फ्लूइड जिसमें सस्पेंशंस है, विल प्रेफर टू कीप देम ऑन द ट्यूब साइड. सो एंड ये हो गया फाउलिंग कंसेप्ट के लिए. व्हाट अबाउट कोरोसिव फ्लूइड्स. नाउ यू सी अगेन, व्हाट इफ आई कीप कोरोसिव फ्लूइड ऑन द शेल साइड, then we need to add that extra thickness which we had seen in the starting of our lecture, to both the shell diameter as well as the tube diameter, and not just shell and tube but also to baffles, tube plate and everything, क्योंकि it is now getting exposed, that corrosive fluid is now getting exposed to almost each and every part of the shell and tube heat exchanger. So you need to add thickness to each and every part, so that will increase the cost a lot. Instead of that, if I just keep it to the tube side, I just have to add that extra thickness to the tubes, which is economically less taxing as compared to the initial discussion that we had. So corrosive fluids always prefer to keep it on your tube side. So all right. Also, one more reason that I forgot to mention over here. So fouling fluids have a tendency to deposit something, right?
So it is easy to have higher Reynolds number in the tube side as compared to the shell side. So that will be like a self cleaning mechanism, क्योंकि turbulence की वजह से it will try to take away those scaling or formations on the inner walls of the tube. So it is easy to control it, and the growth rate of those depositions will be less on the tube side. So this is the one more additional reason for having falling fluids on the tube side. And yeah, corrosion ka to I just told, it's the economics that comes into picture, so cost is less. Now what about temperatures? Hotter fluid को कहाँ रखे, colder fluid को कहाँ रखे? So in general, in practice, जब तक आप सिंगल फेज हीट ट्रांसफर, सिंगल फेज के ही इसके बारे में डील कर रहे हैं, वी प्रेफर कीपिंग हॉटर फ्लूइड्स इन द ट्यूब साइड. ठीक है, वाई? बिकॉज दैट विल रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट. इट इज़ सेफ, आपका हीट एक्सचेंजर बाहर से हीट आउट नहीं होगा, एंड सिंस लॉस कम हो रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम लगेगी. एंड देन हायर टेम्परेचर्स को हैंडल करने के लिए कुछ केसेस में, इफ द टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, you might require some special alloys which are costly. So if we keep it on the shell side, again you have to make sure that the alloys are used for many more things other than just the shell material. You have to use it for baffles, you have to use it for tube sheets, then the shell का जो इधर वाला covering है, that is also a very big piece of metal. I mean that also requires a lot of metal, so you know more material is required, costly material, whereas if you keep it on the tube side, less costly material is required, so it's economically more feasible. I mean less taxing, we can say. All right, pressures. Now it is always recommended that higher pressure streams should be allotted to the tube side, because higher pressure tubes means the tubes that have good thickness or that can sustain a good amount of pressure. Buying those will be cheaper than having a high pressure shell. Again, you see the shell diameter is so big, so adding extra thickness to handle more pressure is more costly than having thicker tubes. So the fluid or the flow that has higher pressures should always go to your tube side. So this is typically used when you are going for steam and some vapor kind of things. Now comes the pressure drop. जब fluids को flow करेंगे तो pressure drop देना ही पड़ेगा, delta P, right? So now we'll see that for the same delta P, let me just write it here. If we have same delta P and we try to compare the HTC, heat transfer coefficient, on the tube side and shell side of for the same fluid, okay, it is seen that we'll get it on the tube side. On the tube side we'll have higher H as compared to shell. Reason being, for the losses are more on the shell side, pressure losses are more on the shell side, so the velocity won't be that high on the shell side as compared to the tube side. Tube side में इतने ज़्यादा obstacles नहीं थे, baffles नहीं था, tube sheet नहीं था सबको एकदम blockade करने के लिए, इतना ऐसे snake type का wavy pattern वगैरह नहीं था, simple straight flow through pipe था. तो for the same delta P you will get a good velocity on the tube side, hence higher H, whereas on the shell side you will get a lower H value. So we will prefer to keep, अब कुछ flows है जिसमें हम लोग ज़्यादा delta P नहीं लगा सकते, so we'll try to keep those flows on the tube side. So the fluid that has the least allowable delta P, कि आपने अगर इससे ज़्यादा pressure difference दे दिया तो मैं vaporize हो जाऊँगा या फिर और कुछ problem होगा, तो please keep it on the tube side, prefer to keep it on the tube side. Now comes viscosity, क्योंकि everything, the turbulence and laminarity, everything is determined using Reynolds number. So we discussed about diameter. For velocities, delta P is responsible. Now comes viscosity, which is the fluid property. So
more the viscous material, uh, we prefer it to keep it on the shell side. ठीक है. एंड क्योंकि ट्यूब साइड में उसको पंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, एंड देन वो शेल साइड में बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टिक करके रहेगा क्योंकि वो विस्कस है टू द ट्यूब्स, सो हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा. सो शेल साइड में उसको रखना इज़ मोर प्रेफरेबल. एंड अगेन फॉर शेल साइड the critical Reynolds number, like the Reynolds number after which the transition to turbulent takes place, is just 200. Not it's not same like the pipe. ठीक है. So more viscous material should be kept on the shell side in the turbulent regime. I mean when the flow is in the turbulent thing, turbulent regime, and that means the Reynolds number should be around 200. And if turbulent flow cannot be achieved in the shell, the conditions are such कि आप turbulent flow नहीं बना सकते हो, then place the fluid in the tube. If turbulent is not possible, or if shell side RE for the shell side is less than 200, put it in tubes. Alright. As the tube side HTC can be improved, I mean it will have a better HTC over there. And now one more point that I have missed is about flow rates. So now you have done some basic calculations of your heat transfer. हॉट स्ट्रीम का इतना चाहिए, कोल्ड स्ट्रीम का फ्लो रेट इतना चाहिए, सो यू नो. So you know your flow rates for hot and flow rates for cold, right? So so the fluid with the lowest flow rate should be allotted to the shell side. That gives economic design. So because of economic aspects, we prefer the lower flow rate fluid on the shell side. We'll be doing some analysis in our upcoming lectures. You will get a more clearer vision on the last point, the stream flow rate over there. All right. Now coming back to this discussion about stream velocities. So for in any case, a quick review. Velocity and heat transfer coefficient, how are they related? Yes, Rutuja. Heat transfer coefficient will, so just a sec. Or rather I will mention it this way. Velocity increasing, heat transfer coefficient will also increase, correct? Or we can say higher velocities will give higher HTC, but at what cost? For having higher velocities, we will require higher pressure drops, correct? Yes, sir. Very good. But then if we are increasing the velocity, ठीक है, we are now trying to we will increase erosion also, erosion of pipes. वो pipes को भी फिर थोड़ा सा friction होता है ना fluid और इसके बीच में, so we will try to cause more erosion. And अगर कुछ sediments या कुछ suspended particles होंगे तो वो और ज़्यादा उस friction को ये करेंगे, right? So the velocity can be high, not so high to cause erosion, but it can be sufficiently high. So we can try to increase the velocities. That will always help us in giving better HTCs, but we should also think of pressure drop. And जब भी आप design कर रहोगे तो you should also think कि higher pressure drop means higher pump requirements. So your running cost is going to shoot. Also, the other advantage of having higher velocities I mean considering higher velocities in designing is fouling will go down as velocity increase, because
the particles will not get sufficient time to settle on the surface of the tube or on the walls of the tube. वो बहते रहेंगे. So higher velocities will also reduce your fouling. Then again those guys Tema and 3274 BS 3274 उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं कि ट्यूब साइड वेलोसिटी शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू फॉर सेफ्टी, शेल साइड शुड नॉट इंक्रीज दिस वैल्यू. देन अगर वेपर्स फ्लो हो रहे तो वेपर्स में प्रेशर इतना ही होना चाहिए, इतना ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, मत करो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ऑल राइट. अगेन नाउ लेट्स कम टू द बेसिक थियरी. इन सब इक्विपमेंट्स की बेसिक थियरी यही है कि हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज overall heat transfer coefficient U times heat transfer area into delta T m, which is the mean temperature difference. And we had seen that in the case of double pipe heat exchanger, this mean temperature difference, which is the driving force for this heat transfer, is delta T LMTD. Now seeing it from designing perspective, what you will be known is I need to cool down a stream of fluid, or I need to heat a stream of fluid from this temperature to this temperature. This is all that you are known. Then you select an appropriate cooling or a heating agent, and then you decide its flow rate. To decide its flow rate, you have to decide the delta T for the cold side. So for the same Q, for the same equipment, okay, if your delta T is small, so let me give you an example. So you need to cool something from 150 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, and now you are going to use a fluid which is coming in at 80 degrees Celsius and exiting at 90 degrees Celsius. And now you have another choice of fluid which is coming at 70 degrees Celsius and exits at 80 degrees Celsius. Which one will you prefer? I'll make it 130 to make the problem more realistic. Yeah. Yes, anyone? Let's say I make it 90. So now the example will be very clear. You see, हो क्या रहा है इस प्रॉब्लम में? Q तो फिक्स है तुम्हारा, right? U is something that is fixed when you fix the diameters, right? So if your delta T is going down, in any case, the smaller the delta T, larger will be the area requirements for a given heat, for a given duty. So we'll try to have a larger delta T so that the area requirements go down. As your area requirements go down, your capital cost of making the equipment goes down. So this is the logic. But again, then there will be some more things coming up. I mean, for having higher delta T's, like then the viscosity thing, wall coefficient has to be considered, and so on and so forth. So optimum value of around 20 to 30 degrees Celsius has to be maintained. So the delta T on each side, the maximum delta T should be around 20 to 30 degrees Celsius. This ensures, or this will ensure, that the area requirements are minimum. If you just go for something like इधर 85 कर देता हूँ मैं, and इसको मैं 100 कर देता हूँ, something like that, ये नहीं चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा एरिया लगेगा. Smaller the delta T, larger the area requirements for a given Q. बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. Okay, great. So
when you will be designing something, you should always consider the stream temperatures also. And the next thing that comes in our mind is calculating delta tm. डेल्टा टी एम तो उस केस में बहुत आसानी से निकाल लिया था हमने, कि डेल्टा टी एम को हमने वो अप्रोक्सीमेट कर लिया एरियाज को, याद है ना डेरिवेशन इस तरह से. वी सेड कि विल टेक अ डिफरेंशियल एरिया डी ए विच इज एट द एरिया ए और एट द लोकेशन x where we had this x equal to 0, x equal to L. We said th is coming in, it is going at th plus delta th. Tc is going at this. We applied overall heat balances to the exchanger, then we applied balance across this differential element, and we used the Newton's law of cooling, and then we integrated it and averaged out to find out the delta Tm value. Solving it for heat exchanger won't be simple because there are flows, passes. तुम ये सॉल्व करते जा रहे हो, अचानक बीच में रास्ते में बैफल आ गया इधर टैंग कहीं, तो यू नो it's not that simple. So for that we'll use correction factor. It more or less the delta Tm is log mean temperature difference, so we use true delta T जो उधर वो लोग कहते हैं, and for that they use a correction factor. So in shell and tube heat exchanger, we'll say delta Tm is equal to Ft times delta T LMTD. डेल्टा टी LMTD आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है, कैसे करना है मैं अपने प्रॉब्लम्स में दिखाऊंगा. एंड Ft को हम कहेंगे करेक्शन फैक्टर. ठीक है, अभी करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेगा, हाउ विल दिस करेक्शन फैक्टर डिपेंड. सो दिस करेक्शन फैक्टर Ft is a function of shell and tube temperatures. Then again ये हो गया एक. Second, it also depends on tube and shell passes. इससे मैक्सिमम चीज़ें कवर अप हो जा रही है. कहाँ से, मतलब जो हम उधर सॉल्व करने में यूज़ कर रहे थे. एंड इट इज़ नॉर्मली डन, Ft is normally given as a function of two dimensionless numbers. So shell and tube के fluids के temperatures को हम नॉन डायमेंशनलाइज कर देते हैं by doing this. So this is basically delta T hot by delta T cold. So let's say अगर 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है तो ये डेल्टा टी 10 हो जाएगा. ठीक है, एंड हम उसको कूल कर रहे थे बाय यूजिंग अ वाटर विच वाज कमिंग इन एट से 30 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जिटिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस. सो दिस वैल्यू विल बी 20 and R will be your 0.5 in this case. And then this was done in a, and then there will be another number S, dimensionless number S, that is given by T2 minus T1 upon T1 minus T1. And then there is a good equation for Ft given as root of R square plus 1 times ln of something by something. We'll be using this equation. So this equation was derived by Kern, scientist Kern, and he had given a method to solve the heat exchanger problem. So basically Ft के लिए एक expression है हमारे पास जो ये सारे parameters को consider करता है, and then we have to use it. So Kern ने क्या किया, सिंगल पास सिंगल शेल है तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करो, अगर पासेस बढ़ गए तो वो वाला एक्सप्रेशन यूज़ करो. तो उसने इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है जो R एंड S दो डायमेंशनलेस नंबर्स के वेरिएबल्स के साथ बना है. एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज, गेट द वैल्यू ऑफ Ft, कैलकुलेट डेल्टा LMTD मल्टीप्लाइड बाय Ft एंड यू विल गेट द डेल्टा Tm. सो ये हो गया हमारा LMTD का कैलकुलेशन. बट
मेजर प्रॉब्लम जब भी आप डिज़ाइन करोगे वो आएगा यू एंड ए। स्टेप 1 सिंपल है, आपने क्यू निकाल लिया, क्यू तो आप निकाल लोगे, डेल्टा टी एम भी आपने निकाल लिया, बट अब यू एंड ए का क्या करोगे? यू सी यू एंड ए आर हाईली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि यू रिक्वायर्स डायमीटर्स, लेंथ, area also require diameter, it won't require diameter, length, it requires diameters and length. So you know starting point कैसे ले, you need some starting point to do it, right? तो अब तक के प्रॉब्लम्स में तो हमने दे दिया था कि ये डायमीटर का पाइप है, इसके साथ करोगे तो हो जाएगा, वो डायमीटर का पाइप है, हम लोग डायमीटर्स आपको प्रोवाइड करते थे। बट जब आप डिजाइनिंग करोगे तो हाउ टू टेक अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर मैं डायमीटर चेंज करूँगा, डायमीटर बढ़ाऊँगा तो एरिया बढ़ जाएगा, बट डायमीटर में बढ़ा रहा हूँ तो वेलोसिटी घट जाएगी, वेलोसिटी घटेगी तो यू घटेगा। सो सम एक दूसरे के साथ एक काउंटर चल रहा है एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एक हीट एक्सचेंजर डिज़ाइनिंग, हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं दिख रहा है इसमें। So that I will be discussing in tomorrow's lecture and taking a problem. So कल के क्लास में you need to bring your calculators, pen and paper. First I will discuss the strategy to solve the problem. Then I will discuss some aspects involved in solving, and then we'll take a problem if time permits, or else we take it in the next class. So next 2 classes will be very interesting and important, so don't miss. And if you have any doubts in this lecture, you may ask. Okay then, thank you very much. We'll stop our class and we'll meet next time.